गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग हिंदी के टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो इसी टेस्ट सीरीज में को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, आप लोगों का समय खराब बर्बाद न करते हुए पहला प्रश्न है, अपील शब्द ठीक है। तो अपील शब्द किस तरह का है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, समझ ही रहे हैं कि अपील शब्द क्या है, विदेशज है। इसके बाद है संधि शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, तो संधि शब्द किस प्रकार का है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये विदेशज है नहीं, न तद्भव है, न देशज है। क्या है ये? तत्सम शब्द है। ओके, चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग। तो क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में हमेशा रहती है? सोच करके बताइए। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। ठीक है, अगला है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, यानी कि संज्ञा तो बाप तो है, लेकिन ये संबंधवाचक में कैसे आएगी? बापा, बापती या बपौता या बपोती। ठीक है, तो बाप का संबंधवाचक होगा बपोती। बपोती का मतलब बाप का, ठीक है, या बाप से संबंधित। ठीक है, वही होता है। तो समझ में आया। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो। इस शब्द में गरीब शब्द क्या है? तो गरीब विशेषण है, विशेष से है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, तो गरीब की बात है, गरीबों की सहायता करो। इसमें अब देखिए, हम ऐसा बना लें तो मोहन गरीब है, मोहन, सोहन, रोहन गरीब हैं। तो मोहन, सोहन, रोहन सब मिलकर के क्या बने? गरीब बने ना। तो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो गरीब जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दूल, अहि, हिरन या कुरंग। तो मृग और फिर इंद्र, तो मृग का इंद्र अर्थात क्या हुआ? यानी मृगों का राजा। तो क्या शार्दूल होगा, आई होगा, हिरन होगा या कुरंग होगा? तो हिरन और कुरंग क्या है? वो यानी कि समानार्थी शब्द हैं। आई का मतलब होता है सर्प और शार्दूल का मतलब होता है शेर। ठीक है, तो मृग का क्या होगा? शार्दूल होगा। ठीक है, मृग का शार्दूल होगा। अगला है जहन्वी। ठीक है, जहन्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? संसार, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम। ठीक है, तो जहन्वी ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है और सुरसर गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ओके, अगला है दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो दर्प है, दर्प का मतलब होता है घमंड। ठीक है, तो दर्प का मतलब होता है घमंड, तो दर्प का क्या होगा? अहंकार होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, पार्थिव किसे कहा जाता है? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो
जिसका संबंध प्रथा से हो। ठीक है, तो पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित। ठीक है, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है यायावर, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। देखिए ये दोनों एक ही तरह के हैं, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला और दूसरा है इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। तो यायावर का क्या होगा? तो यायावर का मतलब होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। ठीक है, ओके। चलिए एक जो है और है पृष्ठव्य, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पृष्ठव्य का मतलब पूछने योग्य या बीता हुआ या जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछे देने योग्य, तो पृष्ठव्य। ठीक है, तो पृष्ठव्य का मतलब होता है पूछने योग्य। ठीक है, तो पूछने योग्य पृष्ठव्य को कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आंखें बिछाना, मुहावरा का अर्थ क्या है? प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना या आदर सत्कार करना। तो आंखें बिछाना का या तो प्रतीक्षा होगा या तो फिर आदर सत्कार होगा। ठीक है, तो क्या होगा? आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, पलक पावणे बिछाना होता है आदर सत्कार करना। आकाश से बातें करने का अर्थ क्या होता है? घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या ठीक है अपने आप बोलते रहना। तो आकाश से बातें करना का मतलब क्या होता है? घमंडी, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। ठीक है, तो इसका उत्तर है बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आकाश की बातें करना तो यानी कि चाहे ख्वाब हो कुछ भी हो तो वो होता है बहुत ऊंचा होना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें उल्लेख अलंकार है। ठीक है, उल्लेख का मतलब उदाहरण देने वाला। ठीक है, यानी कि नवल सुंदर श्याम शरीर, तो जो यानी कि कृष्ण हैं उनका जो यानी सुंदर शरीर है सांवला, वो बिल्कुल नया लग रहा है। अगला है संदेशानी मधुबन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अतिशयोक्ति, क्योंकि संदेशों से ठीक है मधुबन रूपी यानी मधुबन के जो क्या हैं कुएं हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? भर चुके हैं। ठीक है, तो ये ठीक है मधुबन के कूप जो है यानी कुएं, वो संदेशों से नहीं भरे जा सकते, इसलिए यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति है। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इसमें संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है या मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। देखिए संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो योजक यानी कि संयोजक से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। ठीक है, तो ये क्या है? ये आदेश दिया जा रहा है ना,
तो किस प्रकार का हो जाएगा, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समझ में आ गया ना कि फाइल प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब है आज्ञा दी जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विषय पाई या विहारी रत्नाकर? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का मतलब है महाकाव्य। ठीक है, तो इसमें प्रबंध काव्य कौन है? रामचरितमानस। ये छोटे छोटे कविताएं हैं, लघु काव्य हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या मुक्तिबोध? ठीक है, तो आत्मजयी के कौन है रचयिता? तो आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। ठीक है, अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या गिरिजा कुमार माथुर? ठीक है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है? एक गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है? ठीक है, तो इसमें सही विकल्प चुनना है। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या? ठीक है, तो ये तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या से संबंधित है। आपका बंटी तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे, ठीक है, पेनी की प्रश्न के जो संग्रह है, ठीक है, यानी जिसे आप टेस्ट सीरीज बोलते हैं, ठीक है, उसका एक यानी कि एपिसोड। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो बेल आइक जो है लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और ज़रूर बताइए कि हम और इसमें क्या परिवर्तन करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग और भी हम लोगों के साथ जुड़ करके, ठीक है, और वो अपनी कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर लें। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।